एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाती है उस इतिहास में, एक ऐसा समुदाय जो किसी भूभाग से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से उत्पन्न हुआ, न्याय, सटीकता और सत्य के साथ। कायस्थों ने तलवार भी चलाई और कलम भी, क्रांतियों का नेतृत्व किया, संविधान भी बनाए और ऐसी रचनाएं लिखी गई जिन्होंने पीढ़ियों इतिहास से प्रेरित किया। भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की दिव्य उत्पत्ति से लेकर कायस्थों ने भारत के आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहानियां इतिहास में लुप्त हो गईं? फिर से इतिहास की अनसुनी कहानियां सामने आएंगी। जानेंगे कायस्थों का इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी बदलती पहचान। नमस्कार और स्वागत है आपका बिहाइंड द बायलाइन में, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको ले जाता है भारतीय राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, राजनीतिक दिग्गजों और अपराध की उन अनकही कहानियों तक जिन्हें उन पत्रकारों ने जिया है, जिन्होंने इतिहास को अपने सामने आंखों से घटित होते देखा है। हम आपके सामने लाते हैं वो किस्से, वो रहस्य और वो पर्दे के पीछे की बातें जो आमतौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको लेके चलेंगे उन कहानियों की यात्रा पे जो समय की धूल में कहीं दब गई हैं, लेकिन अब सामने आएंगी। बिहाइंड द बायलाइन की पहली श्रृंखला है द कायस्था क्रॉनिकल। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कायस्थों का इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी बदलती पहचान। बातचीत, शोध और अनसुनी कहानियों के माध्यम से कायस्था एनसाइक्लोपीडिया जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक के आधार पर। लेकिन सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? मॉस्लो का सिद्धांत बताता है कि इंसान अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के बाद आत्मबोध की ओर बढ़ता है, और यही आत्मबोध हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। इन्हीं सवालों की खोज में जब मैं कायस्थों के इतिहास को समझ रहा था, पढ़ रहा था, तभी मुझे कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया नामक पुस्तक मिली और उसी पल ऐसा लगा कि यह कहानी तो कहनी चाहिए। यह पुस्तक श्री उदय सहाय जी और डॉक्टर पूलम बालाजी की वर्षों की मेहनत का परिणाम है। 21 राज्यों की यात्राएं, पुरालेखों की खोज, प्राचीन परिवारों और पुस्तकालयों से संवाद। उदय सहाय जी भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और डॉक्टर पूलम बालाजी क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज कायस्था एनसाइक्लोपीडिया कायस्थ इतिहास, पहचान, प्रवास, संस्कृति और गौरवशाली व्यक्तित्वों का एक विशाल संकलन बन चुकी है। ये वास्तव में एक विशाल कार्य रहा होगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। साथियों, सबसे पहले मैं उदय सहाय आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपना प्रणाम संप्रेषित करता हूं, जो आपने अपना मूल्यवान समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला। मैं समझता हूं कि कोई भी किसी के लिए अगर समय निकालता है उसको सुनने के लिए, तो वो बहुत बेशकीमती तोहफा उसको देता है, और इसीलिए मेरे मन से ये हार्दिक धन्यवाद आप सबके लिए है। और साथ ही आज के प्रोग्राम के सिरमौर हमारे अभिषेक प्रसाद जी, जिन्होंने इसको कर दिखाया। एक गिविंग बैक के जज्बे से वो लौट के मिडिल ईस्ट से वापस आए और कुछ उसी जज्बे से उस प्रोग्राम को उन्होंने खड़ा किया। उनका प्लेटफॉर्म है ये बिहाइंड द बायलाइन, और उन्होंने कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया के सौजन्य से और सहयोग से, एसोसिएशन से इसको खड़ा किया है, और हम इसे आपके सामने पेश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन आपने बहुत जनरस दिया है, बट ब्रीफली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नालंदा ज़िला बिहार का जो है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, और इनिशियल स्कूलिंग मेरी कलकत्ता में हुई, और लेटर स्कूल, हाई स्कूल के लेवल पे मैं पटना आया, और पटना के बाद वहीं से कॉलेज किया, और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर बाद में अपने सर्विस के दरमियान मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर सिविल सर्विसेज में आया, और उसके दरमियान मैंने पीएचडी ज्वाइन किया
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ये मेरा एक ब्रीफ बैकग्राउंड है। पूनम जी हमारी इंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली हमारी साथ रही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उनका ट्रैजेक्टरी करियर का थोड़ा सा अलग था। वो एकेडमिक में ही वर्ल्ड में जाना चाहती थी। बर्मिंघम से उन्होंने पीएचडी की, उसके बाद वहीं पढ़ाया। पढ़ाने के बाद कनाडा गई, वहाँ पढ़ाया, यूएस गई, वहाँ पढ़ाया, साउथ अफ्रीका में पढ़ाया, इंडिया में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। तो उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल काफ़ी लंबा चौड़ा खूबसूरत है, और वो हमारी इस किताब में हमारी को ऑथर हैं। ये हमारा एक सौभाग्य था। और आप जब पढ़ेंगे किताब को तो उसकी जो एकेडमिक रिगर लाने में और उसकी जो रेफरेंसिंग करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बैकग्राउंड है पूनम जी का। तो सर, फिर आप लोग एक साथ कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया लिखने का आइडिया आपके पास कब आया, और फिर कैसे उस तरफ आप बढ़े? क्योंकि ये रिसर्च के लिहाज से भी एक बहुत ही मेहनत टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है कि किसी कम्युनिटी को स्टडी करना। तो when was it that you decided to write Kaist Encyclopedia, and then what did you do? I am interested in that journey. Yeah, it's a very interesting journey because ये जर्नी मैंने कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया को लिखने के लिए शुरू की। ऐसा करना कहना अतिशयोक्ति होगी। प्राइमरली लेखन में मेरा इंटरेस्ट था, और यही कारण है कि इंडियन पुलिस सर्विस जैसी प्रेस्टिजियस सर्विस को बीच में ही मैंने छोड़ा और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर मेरे नौकरी के 12-14 साल बचे हुए थे। और क्योंकि मुझे लगा था कि अगर अब नहीं तो कब, वो लगने लगा था। और उसी दरमियान मैंने एक किताब पढ़ी थी। ये किताब एक ऑस्ट्रेलियन नर्स के द्वारा लिखी गई बड़ी फेमस बेस्ट सेलर है। आप गूगल करके इसे देख सकते हैं। टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। एक मरने वाले इंसान की रिग्रेट क्या होती है, उन्होंने काफ़ी लंबे चौड़े ढंग से उस पर रिसर्च कर कर ये बात निकाली। क्योंकि उनको एक ऐसी जगह जिसको पैलिएटिव क्यूरेटिव सेंटर कहते हैं डाल दिया गया, जहाँ कैंसर के रोगी होते थे और अंतिम दशा में वहाँ पहुँचते थे। तो शुरू में उनको काफ़ी डिप्रेशन हुआ कि कहाँ आ गई, लेकिन वो जुझारू महिला थी, वो ब्रेव थी। उन्होंने उस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने को सोचा। तो उनसे बातचीत की और एक्सटेंसिव इंटरव्यू के बाद उन्होंने उसको अकाउंट फॉर किया सिस्टमेटिकली एक किताब के रूप में। और उसका फर्स्ट पॉइंट ही बहुत इंटरेस्टिंग था कि काश अधिकतर लोगों का ये रिग्रेट नंबर 1 था कि ज़िंदगी को मैं अपने शर्तों पे, अपनी मर्जी पे, अपनी तरह से जी पाता। और वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये रहा। और उसी दरमियान एक फिल्म उन दिनों बहुत चर्चित थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो फिल्म हमने देखी और मुझे लगा कि वाह, किसी ने हमारे दिल की भावना को छीन लिया है, सामने रख दिया है टाइटल देके। और वो एक जज्बा कहीं मन में था कि अब लिखने की शुरू की जाए। पढ़ाई की आगे, पटना आए। पटना में हमने कॉलेज किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आए, यहाँ भी किया। कथा कहानी पीछे रह गई। और जो बिहार में एक नेशनल पास टाइम है सिविल सर्विसेज, उसका दबाव बढ़ा। अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने समाज को खुश करने के लिए मेहनत भी की मैंने, और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो भी गया सिविल सर्विसेज में। और होने के बाद मैंने काफ़ी शिद्दत से उसमें आगे रहने के लिए संघर्ष भी किया। ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मेरी पोस्टिंग्स हमेशा फ्रंट लाइन में हुई, बैक बेंचर नहीं रही पुलिस में। लेकिन सालता रहा कहीं हर समय ये भाव कि कहीं बाहर के संसार में और अंदर के संसार में एक खाई है, और उसको कैसे दूर करूं। और वो एक प्रक्रिया जो थी बड़ी दुरूह थी, क्योंकि कई लोगों से बात करता था, किसी के पास इस तरह के सवालों का जवाब नहीं था। एक हमारे मित्र जिनको मैं बड़ा वाइज मानता था, उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर तुम्हारी नियति ही है पढ़े फारसी बेचे तेल वाला, तो फारस में जाके तेल बेचो।
तो मैंने कहा वो फारस का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ जहाँ पर लिखना, पढ़ना, क्रिएटिविटी, इस तरह की चीज़ें हैं। भले ही वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन आपको एक रिलीफ मिलेगा। और वो बात मुझे जच गई। हमने कोशिश भी की, हमारे एक आका एक IAS ऑफिसर हैं, यहाँ दिल्ली के LG भी रहे, उनको मैंने ये बात बताई तो ही इमीडिएटली जम्प्ड ऑन द आइडिया और वो मुझे प्रसार भारती ले गए। प्रसार भारती के बाद दिल्ली सरकार में भी आया। मैं इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का डायरेक्टरेट का डायरेक्टर था और वो सिलसिला चल पड़ा। लेकिन प्रसार भारती, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली सरकार में भी मुझे लगा कहीं ना कहीं ये पिंजड़ा थोड़ा सा हल्का ज़रूर है, लेकिन पिंजड़े से मुक्ति नहीं। और उस स्टेज में मैंने डिसाइड किया कि आई मस्ट क्विट। 20 साल मेरे ख़त्म होने वाले थे और 20 साल में एक वॉलंटरी रिटायरमेंट का प्रावधान है और उस वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया और बड़े रिलक्टेंटली सरकार ने मुझे वो प्रदान किया। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट तो ले लिया, लेकिन सर्वाइव भी करना था। और वो एक संघर्ष का दौर शुरू हुआ और कई बार डिप्रेशन भी आए, लेकिन बार बार जब भी होता था तो मुझे लगता था कि मुखालिफ हवाओं से डर मत है रकीब, ये तो चलते ही हैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। ये इस तरह की बातें हमेशा दिमाग में आती थी और अपने को मैं शेर व शायरी ने आपको बहुत प्रोत्साहित किया उन संघर्ष के दिनों में। जी। तो मैंने बहुत लोगों को नहीं सुना है जो कि IPS ऑफिसर हों और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लें। वो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा स्पार्क था, वो कौन सी कहानी थी जिसने आपको कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया जैसे वृहद विषय पे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और आपने आखिर में जा कर के फिर आपने हैदराबाद आप गए थे और फिर वहाँ पे भी आपके को कुछ इस प्रकार का प्रोत्साहन मिला। तो क्या थी वो कहानी सर? जो बहुत सारी कहानियाँ थी, उसमें से हैदराबाद वाली बहुत इंटरेस्टिंग है जी, उसी से शुरू करता हूँ। जी, लेकिन वो कहानी उस समय की है जब मैं यात्रा में चल पड़ा था। जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले चुके हैं, अपनी 7 किताब लिख चुके हैं। 8वीं किताब के लिए गोता लगाने वाले हैं और दिमाग में चला रहा था कि इसको लिखूं कैसे। लेकिन सब्जेक्ट मिल गया था आपको कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया का? आपने सोच लिया था कि सब्जेक्ट हमने हिम्मत आ गई थी इसको करने की? जी हाँ, वो क्लैरिटी आई थी कि 2 कारणों से। एक तो मैंने देखा कि देखिए भारत का मेरी मान्यता है कि कायस्थ फर्स्ट राइटर्स क्लास था। कुछ लोग इस विषय पर चौंकेंगे कि भारत में 2 इंटेलेक्चुअल वर्ग हुआ, एक ब्राह्मण्स और एक कायस्थ। और ब्राह्मण्स की परंपरा और पुरानी है क्योंकि हज़ारों साल तक उन्होंने वेद, उपनिषद जैसी चीज़ों को ओरल ट्रेडिशन, जिसे हम स्मृति और श्रुति की परंपरा कहते हैं, उस पे जिंदा रखा और आज भी भारत की आत्मा में वो आवाज़ें गूंजती हैं। लेकिन कालांतर में जब स्टेट फॉर्मेशन इंडिया में शुरू हुआ, 16 जनपद की बात आप लोग सबको जानते हैं, तो एक ख़ास तरह के स्किल का रिक्वायरमेंट स्टेट ने सामने लोगों के लाया। वो था डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट। और डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट में जैसे रॉक एडिक्ट पे उनकी बातें रखी जानी है या पिलर एडिक्ट पे लिखा जाना है, अध्यादेश जारी करना है वगैरह वगैरह। तो उस डिमांड को एड्रेस करता हुआ एक वर्ग जो कि ब्राह्मण नहीं थे लेकिन इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड थे और उनके मन में ख्वाहिश थी, जज्बा था, पैशन था, उन्होंने अपने को होन किया और उस स्किल को, और वो पहले कर्णम कहलाए, कालांतर में कायस्थ कहलाए। तो ये एक क्लास उस वक्त क्रिएट हुआ। लेकिन उन्होंने काफ़ी लिखने, पहली बात तो है वो कहानी कविता लिखने वाली क्लास नहीं थी, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने पैटर्न के लिए वो लिख रहे थे। और उसी प्रक्रिया में लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ और एक पर एक चीज़ लिखी, लेकिन अपने बारे में लिखना वो भूल गए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि
इन जनरल इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि रिटन परंपरा शुरू हुई थी, राइट, पहली बात है। और रिटन परंपरा बहुत आज की तरह कंप्यूटर नहीं था, कलम और दवात जैसी चीज़ नहीं थी, बहुत दुरूह पत्थरों के इबारतों पे आप लिखते थे, पेड़ के छालों पे आप लिखते थे। उस ट्रेडिशन में ये बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का स्किल था। लेकिन आप चूंकि किसी के लिए करते थे वो काम, तो आपकी हस्ताक्षर उसमें नहीं होती थी। ऐसे भी भारत में आप मानेंगे कि हमारा कलेक्टिव कॉन्सेंस इतना स्ट्रांग रहा कि आप भारत के बड़े बड़े मंदिरों को देखें, कहीं भी आपको आर्टिस्ट का नाम नहीं दिखेगा जी। और इंडिविजुअलिज्म जब वेस्ट का इन्फ्लुएंस यहाँ आने लगा, तब वो बात इस्लाम के समय भी नहीं, वेस्ट के इन्फ्लुएंस के बाद सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट की परंपरा शुरू हुई। तो इन्होंने कभी भी अपने बारे में लिखने को सोचा नहीं, ऐसा लगता है। और वो उस क्रम में डॉक्यूमेंटेशन फ्रैगमेंट्स में आपको मिलते हैं आज भी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे, विकी बाबा के यहाँ मिल जाएंगे, गूगल अंकल के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही सुपरफिशियल ढंग का ये है, रिसर्च्ड आपको मटेरियल आज भी बहुत कम है। तो आपने कहा कि पहले कर्णम कहलाए और उसके बाद कायस्थ जी। वो कहलाए। जी। तो ये स्क्रिप्चर्स में और पुराने वेदों में, पुराणों में और हमारे ग्रंथों में कायस्थों का जिक्र पहली बार कहाँ आता है, जहाँ पे ये इस्टेब्लिश होता है कि ये कायस्थ नाम की एक कम्युनिटी है, या ये लोग लिखने पढ़ने से संबंधित लोग हैं, या एक बहुत बड़ा एक कायस्थों का एक जो है वो शौर्य से रिलेटेड भी उनका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, हम आएंगे उस पर। लेकिन सबसे पहले ये कहाँ पे सबसे पहले इनका जिक्र ये आता है? एक्चुअली मथुरा के पास एक इंस्क्रिप्शन मिला था, जिसका विस्तार से चर्चा हम उस सेगमेंट में करेंगे, जहाँ पर कायस्थ के का ही केवल जिक्र नहीं आता, उनके लिखने पढ़ने का भी जिक्र आता है हिस्टोरिकली। राइट। लेकिन अगर आप ग्रैंड नैरेटिव में जाएं, जैसे हम माइथोलॉजी भी कहते आप वेद, हाँ माइथोलॉजी भी कोई लोग कहते हैं, आज ये शब्द थोड़ा एक टबू हुआ है, हम उसे ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं। उस ग्रैंड नैरेटिव में आपको वेद में, आपको पुराण में ये चर्चा आपको मिलेगी, और पद्म पुराण में कम से कम 7-8 पुराणों में इनकी चर्चा है, जिसको स्पेसिफिकली भी हम जब डिस्कस करेंगे उस सेगमेंट को तो करेंगे। तो 2 तरह का मेंशन आपको मिलता है। मैं जो आपको बता रहा था प्योरली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री बिल्कुल साक्ष्य जब तक नहीं हो आप इसको हिस्ट्री नहीं कहते। साक्ष्य में आपको मालूम है कि लिटरेरी सोर्सेज हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स हो सकते हैं सिक्कों के आधार पे, वगैरह वगैरह। इनके आधार पे जो मिला है उसी को हम इतिहास कहते हैं। करेक्ट। और उसका जिक्र आता है, जो मैंने आपको बताया कि मथुरा के पास ये इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें उसका जिक्र आया है। और इंटरेस्टिंगली बाद के लेखकों ने लिखा है कि ये कायस्थ वर्ड बाद का इम्प्रोवाइजेशन है। अच्छा। और इसीलिए शास्त्र में भी जब उसकी चर्चा आती है तो बहुत बाद के पुराण में उसकी चर्चा है। चित्रगुप्त की का चर्चा तो बहुत शुरू के पुराण में है, लेकिन अंतिम पुराण में भी आपको आके कायस्थ की चर्चा शुरू होती है। जी। और कायस्थ वर्ड का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, वो उसका पूरा आख्यान है उसके। और कर्णम इंटरेस्टिंग वर्ड इसलिए है कि साउथ में आज भी आपको ये सरनेम मिलता है अभिषेक जी। और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए। राइट। तो सर ये विषय बहुत ही वृहद था जी। आपने सोचा कि मैं कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया, या आपने सोचा मैं कायस्थों की हिस्ट्री पे कुछ लिखूं, मगर साक्ष्य बहुत कम थे। हिस्ट्री और माइथोलॉजी में एक फ़र्क है, जो चीज़ माइथोलॉजी में मिलती है हिस्ट्री में उसके साक्ष्य नहीं मिलते। और लेकिन आपने दोनों तरफ से इसको एक ग्रैंड नैरेटिव जो है उस पर भी काम किया, आपने हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे भी काम किया, एंथ्रोपोलॉजिकली भी, एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू भी आपने जो एमिक और एटिक का सिद्धांत है उसके थ्रू भी आपने इसको देखा।
तो हमें सब थोड़ा सा बताइए, ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जो एमिक और एटिक के सिद्धांत पे आपने काम किया, उसमें किस तरह का फिर उसमें की आपको चीज़ें समझ आई और साक्ष्य आपके सामने आए फिर उसमें? अभिषेक जी, थोड़ा actually, समझ। दरअसल आप जब मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, जी। इसको लिखने वक्त जो अपनाया गया, जी। उसी में एमिक एटिक मेथड की चर्चा होती है। जी। ये सोशल साइंस में बहुत अनजान वर्ड नहीं है, जी। कॉमन पार्लेंस में शायद आपको नहीं मिलता ज़्यादा। जी। एमिक स्टडी वो स्टडी है जिसमें एक इंसाइडर एक सोशल इंस्टीट्यूशन को जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करता है। जी। इसको एमिक स्टडी वेस्टर्न ट्रेडिशन में कहते हैं। एटिक स्टडी वो है जो किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन को आप स्टडी करते हैं, आउटसाइडर स्टडी करता है, वहाँ इंसाइडर करता है या आउटसाइडर करता है, जी। और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम करता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट। आपने लेजेंडरी फिगर कुमार सुरेश सिंह के बारे में सुना होगा, जी। जिन्होंने भारत के तमाम जातियों को डॉक्यूमेंट किया, और वो 22 वॉल्यूम में पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है और लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी। बहुत बेहतर काम है, हज़ारों सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने इंगेज किए। ये किस सन की बात है सर? ये सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लगभग ये 70s, लेट 70s अर्ली 80s की बात है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी उसको छापा। जी। पहले सरकारी पब्लिकेशन था, अभी भी बड़े मुश्किल से मिलता है क्योंकि अब आउट ऑफ प्रिंट भी हो गया, लाइब्रेरीज में है। राइट। तो उन्होंने इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की तो हज़ारों एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, लेकिन वो 5 पेज 6 पेज में हर जाति का विवरण है। ऑलमोस्ट इंडिया की जितनी जाति हैं उसमें उसका विवरण है, लेकिन वो उसकी जो फॉल्ट लाइन मेरे हिसाब से है कि वो उस जाति को फ्रोज़न करके, जैसे लेबोरेटरी में आप स्टडी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस तरह स्टडी करता है, एज इफ़ कि वो एक डायनेमिक एवर चेंजिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट। पहली बात। दूसरी बात है कि नेचुरली ये जो सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो किसी को ये काम मिल गया, किसी को वो काम मिल गया, तो उन्होंने इट वाज बेसिकली स्टडी बाय आउटसाइडर। तो उसको टिपिकल एटिक स्टडी कही जाती है जी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड डन बाय आउटसाइडर्स। हमारा स्टडी उससे फ़र्क ये था कि इट वाज डन बाय एन इनसाइडर। आई वाज अ मेंबर ऑफ कायस्थ कम्युनिटी, इनसाइडर था मैं, और साथ के साथ उसको मैंने कोशिश की कि हज़ारों साल के कोर्स में उनकी माइग्रेशन पर स्टडी करके, कई मिसिंग डॉट्स को इंटेलिजेंटली जोड़ के, साक्ष्यों के आधार पे जोड़ के, इसमें कई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से मैंने इसको बिल्डअप किया कि कैसे ये इवॉल्व किए, और बताने की कोशिश की गई कि अगर आप बंगाल चले जाएं और आप वहाँ के घोष, बोस, मित्रा, गुहा से पूछें कि क्या आपका कोई कनेक्शन यूपी से है, 99% को पता ही नहीं है कि यूपी के कन्नौज से वो माइग्रेट किए थे। राइट। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। आप तमिलनाडु चले जाएं, अम्बटार एक कम्युनिटी है, उनसे आप पूछें कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उज्जैन से चले आए थे और आपके जो कज़न्स हैं वो उधर चले गए थे बिहार, दे हैव नो आइडिया। राइट। आप मुदालियर तमिलनाडु में हैं, उनसे पूछें कि क्या मथुरे और मथुरा में कोई संबंध है, क्या मुदालियर कम्युनिटी का माथुर से कोई संबंध है, दे विल गिव यू अ ब्लैंक लुक। तो ये जो मेमोरी लॉस हुआ है, उसको मैंने एड्रेस किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करके, इसीलिए हम इसको एमिक स्टडी कहते हैं, फ्रॉम एन इनसाइडर जी पर्सपेक्टिव। हाँ, लेकिन और कई मेथोडोलॉजी इसमें नहीं अभिषेक जी। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैंने खुद 32 टेम्पल्स इंडिया में, चित्रगुप्त टेम्पल्स विज़िट किया, और इसमें 2 तरह के टेम्पल्स थे। एक टेम्पल्स जिसको हम कायस्थ 4 धाम कहते हैं जी, वो अयोध्या में है, वो पटना गंगा नदी के तट पे है, वो उज्जैन में है शिप्रा नदी के तट पे, और वो कांचीपुरम में है जी। और अधिकतर लोग केवल जानते हैं कि कांचीपुरम में एक मंदिर है जी, जो भी जागरूक लोग हैं जी। आधे इधर के नॉर्थ इंडियन कायस्थों को तो पता ही नहीं है कि तमिलनाडु में भी कोई कायस्थ मंदिर है,
चित्रगुप्त मंदिर बोलते हैं तो वो चौंकते हैं। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि साउथ में कायस्थों का किस प्रकार का एक प्रभाव है वो मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है। इनफैक्ट प्रभावी नहीं है। अगर आप देखें तमिलनाडु में चैत्र महीने के जो उनका अवतरण दिवस है, दिवस है, हाँ चित्रगुप्त जी का, जी वो चैत्र मास में है। जी तो चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन वो दिवस मनाया जाता है। जी उस दिन वहाँ पर वो 1 महीने का पर्व करते हैं। और वहाँ के पुजारियों ने रिसर्च करके हमें बताया कि तमिलनाडु में ही 13 मंदिर और हैं, अच्छा, कांचीपुरम के अलावा, जहाँ पर स्टैंड अलोन या ग्रुप में चित्रगुप्त जी की मूर्तियाँ हैं। सो अच्छा, ये जानकारी इधर है ही नहीं, बिकॉज पैन इंडिया पर्सपेक्टिव नहीं है। साइलों में लोग जी रहे हैं, जी। अपने अपने स्टेट वाले। अभी भी लोग बिहार यूपी वाले समझते हैं कि कायस्थ का मतलब बिहार, बस बिहार, यूपी और यूपी बहुत मध्य हुआ प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, क्योंकि राजस्थान। वो पर्सपेक्टिव नहीं है। कुछ तो ये मानते हैं कि अगर जहाँ पर चित्रगुप्त की पूजा नहीं होती है वो कायस्थी नहीं है। जी, तो उनकी नज़र में कई, मैं जो बात करूँगा बाद में, कि जी। 3 तरह के कायस्थ हैं। चित्रगुप्त वंशीय हैं, चंद्रसेनीय कायस्थ हैं, चित्रसेनीय कायस्थ हैं। और ज़रूरी नहीं है कि चित्रगुप्त वंशियों को छोड़ के बाकी चित्रगुप्त की पूजा भी करें, वो वंश की पूजा करते हैं। जी, लेकिन इफ़ यू गो अ लिटिल डीपर तो आपको पता चलेगा कि अरे एक तो एक ही बंगाल, जी, बंगाल में पूरे भारत में आज भी सबसे बड़ी जातीय की संख्या में कायस्थों की संख्या है। जी, जिनको कुलीन कायस्थ कहा जाता है, वहाँ या पर उसके अलावा भी। वहाँ पर एक तरह के नहीं कायस्थ हैं, हम्म, वहाँ पे कई तरह के कायस्थ हैं। और जो सबसे पुराने कायस्थ हैं उनको गौड़ प्रदेश, अगर आप चित्रगुप्त जी की मूर्ति आपने देखी हो या छवि देखी हो, तो एक बेटे का नाम है गौड़। जी, ये गौड़ जब माइग्रेट किया उन्होंने कायथा से, जी, और उस जिसको आज आप बंगाल, वेस्ट बंगाल कहते हैं, वहाँ पर जाके बसे, तो उनकी कृति और यश कुछ ऐसी फैली कि पूरे क्षेत्र को ही लोगों ने कहा कि ये गौड़ प्रदेश है। और गौड़ प्रदेश के बाद बंग प्रदेश बना, बंग प्रदेश के बाद आपको बंगाल बना, बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। लेकिन ये अवेयरनेस है ही नहीं कि वो जो थे वो अच्छी खासी तादाद में कायस्थों को, अगर आप कंपैरिजन डिफरेंट स्टेट में करें तो सबसे ज़्यादा आज भी संख्या कायस्थों की बंगाल में है। जी, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं है। जी, ये हम लोगों का एक बायस है या प्री कंसेप्शन है, जिससे हम ग्रसित रहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल कुछ मज़ेदार फिल्मों को याद है आपको, साहब भी गुलाम, जी, सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर, जी, आज कल एक फिल्म आई है बुलबुल। जी, ये जमींदारों के डिके की कहानी, जी, कि बहुत बड़े बड़े जमींदार, कायस्थ परिवारों के, ये सारे जमींदार कायस्थ थे। इनफैक्ट एट वन टाइम इन बंगाल 90% ऑफ देम वेर ऑल कायस्थस। राइट, वी प्रिज्यूम कि उसमें ब्राह्मण भी होंगे, राजपूत भी होंगे। राजपूत तो वहाँ पे ऑलमोस्ट निल हैं। ये जहाँ जहाँ फ्यूडलिज्म का कंसोलिडेशन हुआ है वो कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं। राइट, तो लेकिन वो तो चित्रगुप्त पूजा नहीं करते हैं। जी, पूजा करते हैं वो, वंशावली उनके यहाँ है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है वंशावली की, जी, लेकिन है वो। लेकिन आप किसी उसमें कई तरह के कायस्थ हैं जो गए। गौड़ कायस्थ एक है, राड़ी कायस्थ एक है, और राड़ी कायस्थ में भी उत्तर राड़ी और दक्षिण राड़ी ये अलग हैं। और जिससे आप कुलीन कायस्थ कहते हैं वो तो सबसे बाद में गए और उत्तर प्रदेश से गए, जी, उज्जैन से नहीं गए। जी, उज्जैन से तो वो कहीं और गए होंगे। लेकिन जब यूपी में आकर फाइनली सेटल हुए, कन्नौज से 5 कायस्थों को वहाँ के एक राजा आदिसुर नाम का राजा सेना डायनेस्टी के थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। जी, और काम उनका पसंद आ गया बहुत, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अवार्ड करना चाहते हैं। तो ये वही समय है सर सेना डायनेस्टी का, जब बौद्ध का जो प्रभाव है एक तरह से खत्म हुआ, सेना डायनेस्टी वापस आई और उन्होंने सनातन को वापस स्वरूप में रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया बंगाल में, जो बाद में कालांतर में कुलीन ब्राह्मण कहलाए। और वही कुलीन ब्राह्मण स्टेट वर्क के लिए
ये कुछ स्पेशलाइज्ड बिल्कुल, लोगों को ले बिल्कुल। गए जो कायस्थ थे, बिल्कुल। और कालांतर में वो लोग कुलीन कायस्थ तो कहलाए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कन्नौज उस समय का भारत का मेजर कल्चरल सेंटर बन चुका था। वहाँ। जी। तो जाहिर है कि जो दिल्ली आज जैसे दिल्ली में पूरे भारत के इंटेलेक्चुअल्स आके क्यों बसना चाहते हैं, क्योंकि पैटर्नेज है, उनका नौकरी है वगैरह वगैरह। तो उस समय की दिल्ली थी कन्नौज। राइट। और ये कन्नौज जब पाल डायनेस्टी एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, जी। उसके जितने स्टेट रिलीजन उस समय बुद्धिज़्म था, तो उसके बाद जो सेना डायनेस्टी का इवॉल्व की, तो ये लोग सनातनी, जिसको हम आज सनातनी कहते हैं, ये हिंदू डायनेस्टी थी, हार्डकोर। और इनकी इच्छा थी कि फिर से हम रिवर्स करें ताकि सनातनी परंपरा यहाँ पे इस्टेब्लिश हो। और अगर आप जाएंगे नवाद्वीप और उस तरह के एरिया में, वहाँ पर आज भी 99% हिंदू ही हैं जी। बंगाल में। तो ये वो जगह थी, और वहाँ पर इन्होंने कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स किए। इनफैक्ट बांग्ला का जो स्क्रिप्ट आज है, ये इन्हीं का देन है। और उसी क्रम में इन्होंने पहले सोशल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कन्नौज के इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा। और ये जो ब्राह्मण्स वहाँ गए, वही बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, जो आप 5 तरह के उपाध्याय की बात सुनते हैं, अच्छा काम किया। राजा को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हम आपको आपके मेहनताने के अलावा कुछ टाइटल देना चाहते हैं। जी। तो उनको उन्होंने कुलीन का टाइटल दिया और वो खुश हुए। लेकिन राजा राजा है, राजा हीरे को कहा जाता है कि हीरे को 2 ही आदमी पहचानता है, एक जौहरी और एक राजा। जौहरी इसलिए कि वो दिन बाद वही काम करता है, और राजा क्लाइंट है, वही खरीदता भी है, और तमाम तरह के लोग हीरे लेके आते हैं। जी। तो राजा उनका स्ट्रेंथ, ब्राह्मण्स के स्ट्रेंथ को तो उसने समझा, उनके सर्विसेज ली और धन्यवाद दिया, उनको कुलीन टाइटल दी। लेकिन उनको ये भी कहा कि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, और जो काम बचा है उसमें आपकी महारत नहीं है। क्या काम बचा है? हमें चाहिए नया गवर्नेंस सिस्टम, हमें चाहिए नई अकाउंटिंग सिस्टम, हमें चाहिए स्टेट क्राफ्ट का नॉलेज। तो आप हमें कुछ ऐसे लोग ला के दीजिए जिनका महारत इन चीज़ों में हो। राइट। यही ब्राह्मण वहाँ से वापस आए कन्नौज, और 5 कायस्थों को ले गए यहाँ से। उसमें जो बेस्ट, जिसको अल्फांसो मैंगो कहते हैं, वहाँ का जो अवेलेबल लॉट था, तो उसमें श्रीवास्तव भी गए, उसमें माथुर भी गए, उसमें अम्बस्ट भी गए। और ये जब 5 गए तो वही कालांतर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको भी टाइटल की बात आई, तो राजा ने कहा कि उनको हमने दिया है, मुझे इच्छा है कि आप लोग को भी मैं ऑनर करूं। और उस ऑनर करने में उन्होंने एक बड़ा सेरेमनी रखा। उस सेरेमनी में 5 में केवल 4 गए, 4 लोग गए जिन्होंने कुलीन की टाइटल को एक्सेप्ट, कुलीन कायस्थ की टाइटल को एक्सेप्ट किया। वो थे घोष, बोस, मित्रा, गुहा जी। 5वें कौन थे? दत्ता। हाँ। कौन दत्त? नरेंद्र दत्त, हमारे स्वामी विवेकानंद पूजनीय, उनके जो पुरखे होंगे, पूर्वज होंगे। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई हम वी डोंट वांट टू बी इक्वेटेड विद एनीबॉडी एल्स, हम किसी से कम नहीं है, हम आगे हैं, तो हम इसको मानते नहीं है, गए नहीं। तो वहाँ पे बड़ी अनमरस स्थिति हो गई कि 5 कुलीन ब्राह्मण हैं और 4 कुलीन कायस्थ। तो दत्ता ने ये कहा कि मैं ब्राह्मणों से भी ऊपर हूँ, ये उनका दावेदारी थी। और वही कालांतर में उसी में से एक, जिनको हम लोग सब लोग पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, वो थे विवेकानंद जी, जो उनके वंशज हुए बाद में जी। तो सर, ये एक बहुत ही इतना बड़ा विषय था जब आपने सोचा कि एक कम्युनिटी के बारे में लिखा जाए, और सिर्फ उसके ग्रैंड नैरेटिव को नहीं, उसको हिस्टोरिकली उन चीज़ों को सत्यापित किया जाए और उन चीज़ों के बारे में जाना जाए। तो बहुत बड़ा एक ये कार्य था। मेरे ख्याल से आधे लोग तो, मतलब आधे से हम लोग तो उसी समय पे आदमी दम तोड़ दे कि ये इतना बड़ा कार्य करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और जितना वक्त और समय की ज़रूरत है, क्या वो ये हो पाएगा? पहली बात तो ये है। तो क्या रहा सर फिर, क्या मेथडोलॉजीज आपने यूज की? मैं जानना चाहता हूँ कि इस किताब की रिसर्च के अंदर क्या मेथडोलॉजीज यूज की गई, और फिर आप कैसे आगे बढ़े इस पूरे? मेथडोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी।
क्योंकि जो एक कहावत है कि आप का सक्सेस एक लंबे संघर्ष के बाद आता है। जी। जिन्होंने संघर्ष किया वो समझते हैं कि वो संघर्ष क्या है, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वो कहते हैं गुड लक इनको सक्सेस मिल गया है। हाँ। तो आपकी बारीक नज़र है जो आप इस सवालों को पूछ रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एज अ प्रिकसर मैं बताना चाहूँगा जी। कि ये आइडेंटिटी का जो इशू है, ये जो हेरिटेज का इशू है, दिमाग में आया कहाँ से। जी। तो मैं अब्राहम मास्लो को आप लोग जानते हैं, जी, मास्लोज थ्योरी, वो जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है। राइट। तो मास्लो ने मोटे तौर पे कहा कि जब हम जीवन शुरू करते हैं तो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, हमारा सिक्योरिटी नीड, ये एकदम बिल्कुल बॉटम पे होता है और हम लोग संघर्ष उसी के लिए करते हैं। जी। ग्रेजुअली जब थोड़ा पेट भर जाता है, थोड़ी सिक्योरिटी लाइफ में आ जाती है, तो हम बड़े सवालों को लाइफ में करना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, राइट, मैं कहाँ से आया हूँ, राइट, मेरे लाइफ का प्रयोजन क्या है। तो जिस स्टेज में हमने ये सब यात्रा शुरू की, उस समय तक मैं फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड से थोड़ा सा आगे निकल चुका था और मेरे दिमाग में ये चीज़ें कौन रही थी कि क्यों, कौन है हम, कहाँ से आए हैं, वगैरह वगैरह। तो अब जब मैंने उस चीज़ को ध्यान से देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, अनफॉर्चुनेटली वो केवल हमारी अचीवमेंट आइडेंटिटी की बात करती। आप बड़े फिल्मकार हो, जर्नलिस्ट हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, वो कहती है कि इनको अपने कफलिंग पे बांध के टॉम टॉम करो, घमंड से घूमो, प्राइड से घूमो, यू शुड हैव अ प्राइड इन योर अचीवमेंट, एंड राइटली सो। लेकिन साथ बिना बोले ये आपको जता जाती है कि आपकी जो प्राइमोडियल आइडेंटिटी है, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे आपका गांव, अब आपने थोड़ी डिसाइड किया किसी गांव में आपका बर्थ होगा, राइट, आपकी फैमिली आपने थोड़ी डिसाइड किया कि वो तो विरासत में मिले आपको, जी, आपका धर्म आपने थोड़ी डिसाइड किया कि आप हिंदू Correct. होगे, सनातनी होगे। करेक्ट, तो ये जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में एक अपराध बोध सा हमारे मन में, हमारे एजुकेशन ने भर दिया। तो एक विद्रोह सा मेरे मन में आया कि मॉडर्न आदमी वो है जो दोनों आइडेंटिटी के प्रति कंफर्टेबल है, एट ईज है। हमने कोई गुनाह किया जो मैं इस जाति में पैदा हुआ? हाँ, उसको जातीयता के आधार पे हम किसी को कम समझें, किसी के साथ व्यवहार उल्टा करें, तो ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तो हमें आपके बारे में जानने का न दृष्टि होगी न जज्बा होगा। सही बात। सो दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ डेप्थ कि आप अपने कल्चरल रूट्स को समझते हैं। जी, तो हमने उस अचीवमेंट स्टेटस या आइडेंटिटी के साथ साथ अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी को कंबाइन करके ज़िंदगी जीने की ठानी उसके बाद। एंड आज कई जो हमारे पुराने मित्र हैं लिबरल लेफ्ट टाइप के, उनको कुछ को लगा कि अच्छा लगता है कि उम्र के साथ सठिया रहे हैं या स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कास्ट। आई सेड नो, राइट, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट कास्ट, आई हैव टॉक्ड अबाउट जाति। जी, पहली बात तो कास्ट जो बाहर का वर्ड है, पोर्तुगीज़ वर्ड है, और अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए तो कई चीज़ उनको समझ में ही नहीं आई, उसमें जाति भी एक चीज़ थी। जी, तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल का जो एक इंस्टीट्यूशन था जिसे कास्टा कहते हैं, जी, उसमें 18 तरह के लेयर्स थे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, उनको लगा यहाँ भी वही है, उन्होंने उसको कास्टा कर दिया, उसकी तमाम थ्योरी बना दी रिस्ले ने, और जो आज तक उस पर डिबेट होता है। जी, और इसमें ट्रेजेडी ये रही अभिषेक कि हमारे यहाँ भी जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। अब जाकर मुझे खुशी होती है ये बात कहने में कि प्रोफेसर मक्खन लाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर हैं और आजकल चर्चे में हैं, वो एक किताब पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है कास्ट, वर्ण और जाति। जाति, और वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि तीनों चीज़ अलग अलग है। जी, कास्ट तो हमारा चीज़ है ही नहीं, हमारी चीज़ है जाति, हमारा चीज़ है वर्ण, और उसमें भी फ़र्क है। जी, ये चीज़ों को उन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से, एंड देन आई रियलाइज़ कि ये जो लोगों के दिमाग में कई
गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का समय आया है। जी ये हमारी एक आइडेंटिटी है, और इफ़ आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी, व्हाई शुड आई बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी? जी अगर मुझे अपने आइडेंटिटी में, जातीय आइडेंटिटी में भरोसा नहीं है, तो मैं किसी ब्राह्मण को भी इज्जत शायद न करूं, जी क्योंकि आप कहेंगे कि ये भी जातीयता कर रहा है। जी अरे भाई, हर की एक प्रोफेशन रही है, ये रहा है लेगेसी, हज़ारों साल का डीएनए रहा है, आप इसको डिसमिस कर दें? मगर सर इसमें एक चीज़ ये है कि आज 21st सेंचुरी में एक किताब, एक जाति के ऊपर एक किताब लिखना या अपनी प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज़ को सेलिब्रेट करना, एक तरह से जो ये लेफ्ट लिबरल और सपोज टू बी इंटेलेक्चुअल कास्ट है, उनके लिए एक बड़ा ही रिग्रेसिव एक्सरसाइज वो मानेंगे इसको। जी, तो इसके बारे में क्या आपको नहीं लगा ये किताब मैं बहुत लिखते क्लियर कट समय? हूँ। जी जब ज्यूज़ की बात होती है, जी अब ज्यूज़ हमसे आपसे ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, जी और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेके वो गला अपना काटने को तैयार है। वो तो और ये भी regress- है कि उनके दम पर ही आज अमेरिका चल रहा है। सही बात। ज्यूज़ की बात होती है, आप कहते हैं हाउ मॉडर्न दे आर, एंड प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, एंड स्मार्ट, एंड दिस, येट इवन पारसी सर, पारसी, वो अपनी प्राइमोर्डियल हिंदुस्तान आइडेंटिटी को में लेकर के। सिख कम्युनिटी को देखिए, जी क्या सिख कम्युनिटी को आप कहेंगे कि वो मॉडर्न नहीं है? जी लेकिन वो अपने 5 जो नियम हैं, वो कहीं भी आप जो भी सोचें वो नियम वो पालन करते हैं, जी और उसके में प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड है उनको, अपने पगड़ी में, अपने कड़े में, अपने कमान में, सब में एक प्राइड है, क्योंकि और वो प्राइड के कारण ही बाकी को भी वो इज्जत करते हैं। जी तो ये एक अपराध बोध हमारे कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम ने हमारे मन में भरा है कि ट्रेडिशनल वाले को छोड़ दो, कटे पतंग हो जाओ, जी और उसका नतीजा आप देखते हो आज हमारे पहनावे में, ओढ़ावे में, जी। हमारी कई चीज़, खान में, पान में कहाँ मिक्स हो गया है इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हमारी जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो उस पर असॉल्ट हो रहा है। नहीं और उसको बचाने का हमें भी राइट है, आपको भी राइट है, सबको राइट है। सर ऐसा That ना doesn't हो- mean that we are not progressive. जी लेफ्ट लिबरल्स इंटेलेक्चुअल, सपोज टू बी इंटेलेक्चुअल, आपके पीछे पड़ जाएंगे सर इसके बाद कि नहीं, वो एक पीछे इसलिए नहीं, जब उनको काउंटर क्वेश्चन आप करते हैं जी और उनको जवाब देते नहीं बनता है, जी तो पीछे की जगह वो आगे भागने लगते हैं। मुश्किल है कि उनके आपके जी। पास वो डेटा नहीं है, आपके पास वो आर्गुमेंट नहीं है उनकी बातों को काटने का। जी मेरा ये मानना है कि भारत में अगर 8,000 जातियां हैं, अभी इंटरेस्टिंगली जातीय गणना भी होने वाला है, जी वो सब की अपनी एक डिस्टिंक्ट लेगेसी है, उसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, खान पान है, बहुत चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जी हम अगर डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसमें से डाइवर्स जितने एलिमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना उनको सेलिब्रेट करने का मौका आपको देना पड़ेगा। वो तभी है जब वो स्टडी करें, जी वो अपने बारे में विस्तार से जानें। यहाँ तो बात होते ही असॉल्ट शुरू हो जाता है कि ये जातीयता हो रही है, ये हो रही है, एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ जातीय गणना के लिए हम तैयार हैं। तो सर देखिए, एक बात करना किसी जाति की या किसी कम्युनिटी के बारे में और उसके बारे में पढ़ना और समझना तो एक अलग बात हो गई। जातीय जनगणना के बारे में आपका क्या ख्याल है और कायस्थों का इसके अंदर क्या एक रुख होना चाहिए? देखिए, क्योंकि आपने वो बहुत एक पढ़ा है। डोमेन, वो चूंकि आप पॉलिटिकल डोमेन में जा रहे हैं। मैं एक सवाल सिर्फ ये है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल हेड्स का, इंडिविजुअल हेड्स की बड़ी कीमत हो गई है। आप तो पहली बात तो है कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो उसकी जो गणना हुई है वो भारत के जो हिंदी पट्टी के प्रदेशों के आधार पे हुई है। जी और कह देते हैं लोग ये तो 2% है, तो ब्राह्मण भी 2% है, 3% है। सवाल 2%, 3% का नहीं है, उनकी गुणवत्ता क्या है। जी अगर बिहार में एक कम्युनिटी है भूमियार, जी बहुत छोटी कम्युनिटी है लेकिन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, जी वो ओपिनियन मेकर्स हैं, Right. वो उनमें वो मादा है, तो क्या आप उनको इसी बात पे हटा देंगे कि उनकी संख्या बहुत छोटी? और अगर ऐसी बात होती तो हटा पाते, क्यों नहीं हटा पाए अभी तक? जी तो कायस्थों के साथ हमारा एक
साइलोनेस जो है, साइलो में जीने का, तो हम 4 प्रदेश तक तो हमें याद रहता है, 21 प्रदेश में आप हैं, आपको मालूम ही नहीं है जी। करेक्ट जिस दिन 21 तरह के आलू एक बोरे में बन जाएंगे जी, तो बोरे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और डेमोक्रेसी में जाहिर है कि उसका वजन भी बढ़ेगा। तो- लेकिन उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन, आपस में एकजुटता वगैरह वगैरह, यहाँ तो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जितना का है उतनी सभा, और इस तरह का एक जो इंडिविजुअलिज्म का जो फ्लिप साइड है वो भी वहाँ दिखता है। तो हर आदमी लीडर बनने को तैयार है जी। फॉलोअर बनने को हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो वो एक अलग साइड है, उस पर चर्चा कभी और होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी लौटेंगे एक नई कड़ी एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मायास्थान